हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो हमारा चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री लगभग हमने आधा कह सकते हैं कि फिनिश हो गया। आज हो जाएगा, आज लगभग 60% हो जाएगा। ठीक है, अब कोलाइडी विलेन आज स्टार्ट कर देंगे, तो वो ख़त्म हो गया तो समझ लो सब खत्म हो गया। तो हमें पढ़ना है अभी तो उत्प्रेरण का आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। क्या पढ़ना है? उत्प्रेरण का आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? हुँ? नहीं चल रही तो बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बिंदास, मेरे कोई टेंशन वेंशन नहीं है। उत्प्रेरण का आधुनिक अधिशोषण अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत, उत्प्रेरक कैसे अधिशोषण करता है, अधिशोषण में उत्प्रेरक का क्या भूमिका होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वही चीज़ इसके द्वारा हम समझेंगे। होता क्या है, जैसे ये निकिल एक उत्प्रेरक है, यहाँ पे ये निकिल है, निकिल उत्प्रेरक लिया गया। जैसे कि निकिल उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्र या फिर ठोस उत्प्रेरक, निकिल एक ठोस उत्प्रेरक है। तो इसमें कुछ उत्प्रेरक में कुछ उभार पाए जाते हैं, कुछ गड्ढे पाए जाते हैं। क्रैक, गड्ढे, पीक या फिर चोटी कह सकते हैं, उभार कह सकते हैं। समझ गए? इनकी संयोजकता यहाँ पे मुक्त है। होता क्या है, जो अभिकारक होते हैं, अब कोई सा पदार्थ होता है, वो इनमें क्या होते हैं, इनमें धंस जाते हैं, इनमें फंस जाते हैं। अगर उसमें गड्ढा है तो यहाँ फंस जाएगा, अगर उसमें उभार है तो यहाँ फंस जाएगा। समझ रहे हो? इनमें फंस जाते हैं तो ये यहाँ पे तो इतनी जगह है, लेकिन ये होते बहुत पास पास है। बात को समझो, ये होते बहुत पास पास। यहाँ तो जना गैप दिख रहा है, लेकिन ये निकिल परमाणु ही छोटे से होता है। बात समझ रहे हो? तो ये बहुत पास पास होते हैं, तो उनके मध्य, उनके बीच दूरी कम हो जाती है। जो अभिकारक कण होंगे उनके मध्य दूरी कम हो जाएगी, और कहने का मतलब ये है उनके मध्य टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। उनके मध्य टक्करों की संख्या में बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, अर्थात उत्पाद बनने की कैपेबिलिटी या फिर टाइम कम हो जाएगा, उत्पाद जल्दी बनने लगेगा। समझ रहे हो? और इन्हीं जो ये गड्ढे होते हैं, उभार गड्ढे होते हैं, इनको सक्रिय केंद्र बोलते हैं। हमने कल सक्रिय केंद्र की बात की थी कि समझ रहे हो क्या होते हैं सक्रिय केंद्र? जैसे कि एंजाइम में सक्रिय केंद्र होते थे, जो भी उत्प्रेरक होते हैं उनमें सक्रिय केंद्र होते हैं। उन्हीं में फंसा के वो उसकी मदद करता है, और बाद में ये इनसे अभिकारक इन गड्ढों से मुक्त हो जाता है। बात समझ रहे हो? और ये फ्री हो जाते हैं, जैसे चाबी कल हो जा रही थी फ्री ताले से। समझ रहे हो? उत्पाद बन जाता था, तो बिल्कुल वैसे ही। और अगर उत्प्रेरक वर्धक कोई आ जाता है, उत्प्रेरक पर उत्प्रेरक वर्धक कोई आ जाता है, तो इनके जो गड्ढे हैं ना, गड्ढे उभार, इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। बात को समझ रहे हो? इनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो अभिकारक अणु के फंसने के लिए और जगह बढ़ जाती है, और जगह बढ़ जाती है तो अभिक्रिया और आसानी से होती है, या फिर अधिशोषण और आसानी से होगा फिर। समझ रहे हो? तो वही चीज़ है। तो यह विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण के लिए है ये बच्चा। समझ गए? आधुनिक अधिशोषण। ठीक है इम्पॉर्टेंट, जानना जरूरी है। ठीक है, और भी हैं। एक भौतिक अधिशोषण के लिए आधुनिक भौतिक अधिशोषण का सिद्धांत एक, ठीक है, एक रासायनिक अधिशोषण का सिद्धांत है, लेकिन ये आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत उत्प्रेरण का। ठीक है, जो अब चल रहा है वो तो पहले की बात है। ठीक है, जो अब मान्य है। तो मैंने क्या बताया, उत्प्रेरक वर्धक आ जाते हैं तो इनके गड्ढों उभारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, फिर बढ़ जाएगी। जब उत्प्रेरक विष आ जाता है कोई, उत्प्रेरक विष कौन होते हैं? जो अभिकारक की वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, घटा देते हैं। उत्प्रेरक विष आ जाएगा तो इनके जो सक्रिय केंद्र होते हैं उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। इनके जो उभार या फिर जो गड्ढा है उनकी संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखिए इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी, और ये फंसने के बाद, इनमें फंसने के बाद अभिकारक क्या बनाते हैं, ये उनके साथ क्या बनाता है, मध्यस्थ यौगिक बनाता है। क्या कल बताए थे ना, ताला चाबी में, ताला चाबी फंस जा रहा है, एंजाइम क्रियाधर से फंस जा रहा, तो क्या बन रहा था, ES
समझ रहे हो ना, मध्यस्थ यौगिक बनता है जो बाद में अपघटित होकर क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। ये हो गई बात। अब इसको लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट, समझा दिए हम पूरा, लिख लो इसको। इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक की सतह पर बहुत से उभार पाए जाते हैं, बहुत से उभार तथा गड्ढे पाए जाते हैं, ऐसे लिख लो, बहुत से उभार तथा गड्ढे पाए जाते हैं, बहुत से उभार तथा गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया। आगे लिखो। अभिकारक के अणु इन गड्ढों तथा उभारों में फंस जाते हैं, जिससे वह नज़दीक आ जाते हैं। चाहे पॉइंट बनाते जाओ, एक एक लाइन में पॉइंट बना, अगला पॉइंट चाहे बना लो, नहीं तो लिखते जाओ ऐसे ही। जिससे वह नज़दीक आ जाते हैं, नज़दीक आ जाने के कारण उनमें टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। हो गया, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आगे ये भी बात लिख लो। कोई उत्प्रेरक वर्धक आने पर सक्रिय केंद्रों की उभारों तथा गड्ढों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये अब लिख ही लो, एक पॉइंट लिख लो। उत्प्रेरक में उपस्थित गड्ढों तथा उभारों को सक्रिय केंद्र कहते हैं। हो गया, ठीक है। अगला लिखो। जब उत्प्रेरक पर उत्प्रेरक विष आ जाता है तो सक्रिय केंद्र मतलब गड्ढों तथा उभार, गड्ढे और उभार जो हैं, सक्रिय केंद्रों की संख्या में कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे अभी तक तो सिर्फ पढ़ा था उत्प्रेरक विष ये कर देते, लेकिन कैसे कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, वो सब जवाब ये दे रहा है। या अधिशोषण सिद्धांत समझा रहा है उस चीज़ को, है ना, ये समझा रहा है कैसे काम करता है उत्प्रेरक, क्या करता है वास्तव में। सक्रिय केंद्रों की संख्या में कमी आ जाती है, जिससे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घट जाती है या नष्ट हो जाती है। आगे लिख लो। द्रव तथा गैस उत्प्रेरक अभिकारक के साथ मध्यस्थ यौगिक बनाते हैं, जो अपघटित होके उत्पाद बनाता है। ये हो गया ख़त्म, ये हो गया बच्चा जी ख़त्म। 8 मिनट का लेक्चर हो गया है। अब पढ़ने हमें कद्दू ले ले, समोसा ले ले, बैगन ले ले, तुरई ले ले, घुइयाँ ले ले, लहसुन ले 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 ले। अब पढ़ना हमें कद्दू। क्या पढ़ना है? कद्दू। हेडिंग डालो कद्दू। कद्दू हेडिंग नहीं डालनी है गधा। अब हमें डालनी है हेडिंग कद्दू नहीं, अब हमें एक और कुछ पढ़ना है। कोलाइडी अवस्था पढ़नी, कोलाइडियल स्टेट पढ़ना है। गिरा दे इसको, रफ कर दे। और बताओ जी क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मजे में। अरे फ़ोन में मिला दिया करो यार, तुमसे बता दिया करो सर जी ये दिक्कत है, सर जी ये ऐसा कर लो तो और अच्छा हो जाए, लेकिन तुम सब कुछ बताते ही हो नहीं हो। अब बताओगे नहीं
कोलाइडी अवस्था। उधर हो जाते हैं ना, इधर से हमारी जो राइटिंग होती है, इधर से हमारी राइटिंग ख़राब हो जाती है, हम इधर से हो लिखेंगे, ठीक है। इधर से डोरी लगाए हैं ना जो माइक वाली, ये छोटी पड़ जाती है, इसलिए इधर खड़े नहीं होते, बाकी दिक्कत कोई नहीं रहती है। चलो तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक ग्राहम वैज्ञानिक का नाम टॉमस ग्राहम का वैज्ञानिक नाम सुना है। इन्होंने जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा। एक को क्रिस्टलाव नाम दिया, एक को कोलाइड। एक को क्या नाम दिया? ग्राहम, टॉमस ग्राहम लिख लेना। टॉमस ग्राहम ने घुलनशील पदार्थों को दो भागों में बांटा। पहला क्रिस्टलाव, दूसरा कोलाइड, ठीक है। क्रिस्टलाव को क्रिस्टलाव ही बोलते हैं, कोलाइड को कोलाइड, क्रिस्टलाव को क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। समझ रहे हो? क्रिस्टलॉइड्स, समझ रहे हो? क्रिस्टलॉइड्स, ये भाई स्पेलिंग सही है? क्रिस्टलॉइड्स सही है। और इसको क्या बोलते हैं? कोलाइड। इस तो कोलाइड ही है, कोलाइड्स, सही है। चलो ये क्या होते हैं? जनरली टीचर इस चीज़ को छोड़ देते हैं, और ये पेपर में एक बार आ गया, बच्चे नहीं कर पाए, फिर वो कुछ ही बच्चे कर पाए जो अच्छे टीचर होते हैं, जो पढ़ा देते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, हम ही नहीं, हम अच्छे नहीं हैं फिलहाल। क्रिस्टलाव क्या होते हैं? ग्राहम बेल के अनुसार जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली, समझ रहे हो? पार्चमेंट झिल्ली में से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, क्रिस्टलाव कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जिन पदार्थों के विलयन, जिनके भी अगर विलयन बनाए जाएं तो वे पार्चमेंट झिल्ली से शीघ्रता से या आसानी से पास हो जाएं तो सभी क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ क्रिस्टलाव कहलाते हैं। समझ गए? जैसे कि यूरिया, चीनी, ग्लूकोज, समझ रहे हो? NaCl आदि क्रिस्टलाव हैं। समझ गए? आदि क्या है? क्रिस्टलाव हैं। लिख लेंगे ये चीज़। तब कोलाइड क्या होती है? कोलाइड को उल्टा बोला है। कोलाइड वे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं या धीरे धीरे विसरित होते हैं। विसरित नहीं होते या धीरे धीरे होते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि होते ही नहीं हैं, होते हैं पर धीरे धीरे होते हैं। विसरित नहीं होते या धीरे धीरे होते हैं, क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। जैसे ग्लू हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च का गोंद हो गए, प्रोटीन, एल्बुमिन, इन सब के विलयन। गोंद है, ग्लू गोंद वही है, ग्लू गोंद वही है, ठीक है। जिलेटिन है, स्टार्च है, ये सभी। समझ गए? तो ये तो रही ग्राहम बेल की बातें। ये किसकी बातें रही बेटा जी? ग्राहम बेल की बातें रही। जो हमारी आधुनिक धारणा है वो विलयन जो होते हैं उन्हें 3 प्रकार से देखती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक वास्तविक विलयन, एक कोलाइडी विलयन, एक निलंबन विलयन। वास्तविक विलयन जिनमें जो समांगी मिश्रण होते हैं, समांगी विलयन होते हैं, जिनमें विलेय विलायक में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, अर्थात दिखता नहीं आँखों से, अलग अलग उन्हें नहीं देखा जा सकता, वो सभी क्या थे? वास्तविक विलयन। कोलाइडी विलयन, इन्हें भी आँखों द्वारा विलेय, इनमें भी विलेय जो होता है उन्हें आँखों द्वारा नहीं देख सकते, परंतु सूक्ष्मदर्शी से देख सकते। वास्तविक में तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते, लेकिन कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। अर्थात वास्तविक विलयन के जो विलेय के कण होते हैं उनसे थोड़ा बड़ा होता है इनका आकार।
कोलाइडी विलयन के विलय के कणों को। तो निलंबन में तो आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है, इतने बड़े होते हैं कि आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है। जैसे NaCl को, नमक को घोल दें हम पानी में तो ये वास्तविक विलयन बनाएगा। स्टार्च को घोल दें हम, कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को हम घोलें, स्टार्च का घोल बनाएं तो कोलाइडी विलयन बनाएगा। अगर हम मिट्टी या बालू डाल दें, बालू घोले तो ये निलंबन विलयन बनाएगा। समझ गए? समझ गए? समझ गए? जो इनमें होता है 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक इनके विलय कणों का आकार होता है। इसमें 1 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर तक इनके विलय कणों का आकार होता है। इनके 3 नैनोमीटर से अधिक, इनमें विलय कणों का आकार 3 नैनोमीटर से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। यह समांगी विलयन होते हैं। कौन से विलयन बेटा जी? समांगी। ठीक है, समांगी विलयन होते हैं। और इसमें क्या, देखो ये पॉइंट बना लो, इस तरह डाल लो ना। वास्तविक विलयन, शुरू में जो बोला, आधुनिक धारणा के अनुसार विलयन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला, नोट्स बनाते जाओ, वास्तविक विलयन, हेडिंग डालो ट्रू सॉल्यूशन विलयन। इसमें कोलाइडी विलयन, इसमें निलंबन विलयन। अब जो उदाहरण बोल दिया मैंने, परिभाषा बोल दी, इनमें ये चीज़ मेन है, ठीक है बेटा जी, ये चीज़ मेन है। ये समांगी विलयन होता है। यह क्या होता है? इसमें क्या लिखे? यह विषमांगी, या विषमांगी होता है। ये भी हेटेरोजीनस विषमांगी होता है, या भी विषमांगी होता है। ठीक है, समझ गए? इसमें लिख लेंगे नमक का विलयन, स्टार्च का विलयन, बालू का विलयन। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर सेंटीमीटर में अगर आप इनके कणों का आकार देखना चाहेंगे तो 10⁻⁻7 वास्तविक विलयन में विलय कणों का आकार जो होता है वो 10⁻⁻7 से बड़ा होता है। समझ गए? इनके विलय कणों का आकार बड़ा होता है किससे? 10⁻⁻7 से। और इनमें किसको बोले हम? कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी विलयन में कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻7 से 10⁻⁴ सेंटीमीटर में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आता है। कुछ बच्चों को बदलना नहीं आता, कुछ को बदलना आता होगा तो वो तो कर ले जाएंगे, और जिनको नहीं आता होगा उनकी टट्टी जाम हो जाती है, फिर बड़ी दिक्कत होती है, फिर निकलती है नहीं, फिर जाम हो जाती है, फिर और बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ तो लिखा ही दूँ। इनका कितना होता है? 0.2 सेंटीमीटर तक। समझ गए? ये सब सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर तक निलंबन में। हो गई बात? आ गया समझ? चलो इतना छोड़ देंगे। समझ गए? अब यहीं डालो कोलाइडी निकाय या विलयन, जो भी कहो, कोलाइडी विलयन की विशेषता। कोलाइडी विलयन की विशेषताएं ऐसे लिख लो। अब कोलाइडी विलयन ही में पढ़ना, ना निलंबन पढ़ना ना वास्तविक पढ़ना। इतना अंतर बेसिक सा हो गया, इन दोनों के बारे में हो गया। इनमें अंतर आएगा तो भी आप लिख लोगे। ठीक है बेटा जी, तो भी आप लिख लोगे। कोलाइडी विलयन की विशेषताएं। क्या विशेषताएं? किसकी? कोलाइडी विलयन की। कोलाइडी निकाय या विलयन, जो भी कहो, कोलाइडी निकाय विषमांगी निकाय होता है। ये तो मैंने बताया। इसमें 2 प्रवस्थाएं होती हैं। कितनी प्रवस्थाएं होती बेटा जी? 2 प्रवस्थाएं होती हैं। कितनी? 2 प्रवस्थाएं। दोनों के ना, इसमें 2 प्रवस्थाएं होती। नंबर 1 चल रहा है।
परिक्षिप्त क्षिप्त होगा। अच्छा, परिक्षिप्त प्रावस्था, प्रावस्था, प्रावस्था है, प्रावस्था नहीं है, प्रावस्था होता है, ठीक है। और दूसरा परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण क्षेपण माध्यम, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान से सुनो क्या होता है गधो। परिक्षिप्त जो छिपा हुआ हो, ऐसे भी कह सकते। परिक्षिप्त जैसे संक्षिप्त, परिक्षिप्त तो बहुत जो कम मात्रा में होगा। परिक्षेपण जिसमें क्षेपण हो, परिक्षेपण जिसमें जैसे कोई चीज़ मिलाई जा रही, जो चीज़ मिलाई जाएगी वो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी, जिसमें मिलाई जाएगी वो परिक्षेपण माध्यम होगा। समझिए, किसी माध्यम में ही कोई चीज़ मिलाई जाएगी वो प्रावस्था होगी, जो चीज़ मिलाई जाएगी। जैसे हमने NaCl लिया, पानी में मिलाया, तो पानी परिक्षेपण माध्यम होगा, NaCl परिक्षिप्त प्रावस्था होगी। समझ गए हो? जैसे हमने झाग बोला, झाग, झाग में क्या है? हवा है, बहुत सारी हवा रहती, फूला रहता है, तो हवा ज़्यादा होती है क्या? उसमें जो झाग होता है वो ज़्यादा रहता है, हवा ज़्यादा रहती है ना, हवा ज़्यादा रहती है, तो हवा का हो जाएगी? प्रक्षेपण माध्यम हो जाएगा, बाकी परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? ठीक है, समझ गए? इनकी डिटेलिंग करने की ज़रूरत है, लिखना चाहो तो ना लिख लो। इसको बिलियन से भी तुलना कर सकते हैं। देखो बिलियन में क्या होता था, बिलियन जो होता था हमारा, बिलियन किससे मिलके बना था? किससे? विलेय प्लस विलायक से। विलेय वो पदार्थ होता था जो मिलाया जाता था, जिसमें मिलाया जाता था वो विलायक होता था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लेकिन कोलाइडी विलयन क्या होता है? ई भी लिखा रहता है, या भी लिखा रहता है, दोनों सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात। कोलाइडी विलयन क्या होता है? विलेय के जगह पे आ जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, और विलयन की जगह पे आ जाता है परिक्षेपण माध्यम। इतना अंतर। विलयन में ये विलेय विलायक बोला जाता है, कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम बोला जाता है। परिक्षेपण माध्यम बोला जाता है, यही बेसिक सा अंतर है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा जी। कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ के कणों की प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं। विलेय पदार्थ के कणों की संख्या को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा विलायक माध्यम को, जिसमें कण वितरित रहते हैं या घुले रहते हैं, मिले रहते हैं, जो भी कहो, क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अगर नहीं पता तो ये परिभाषा आप लिख लो। समझ आ गई बात ये बेटा जी? ये हो गई एक विशेषता। अगला लिख लेते हैं। ये विशेषता काम की, इस पर आगे काम करना है हमें, ये दिमाग में रखना। अगली विशेषता आ जाती है कोलाइडी कण। कोलाइडी कण माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखे जा सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखे जा सकते। कुछ बड़े बड़े होते हैं, कुछ देखे भी जा सकते हैं, लेकिन आप ये भी याद रखो, नहीं देखे जा सकते जनरली, या फिर आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, ये भी लिख सकते हो। कोलाइडी कण फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं। फिल्टर पेपर लैब में देखा होगा आपने, स्कूल की होता है ना फिल्टर पेपर, सफ़ेद सफ़ेद, वो वाला फिल्टर पेपर। कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी कण कहने का मतलब क्या है? कोलाइडी विलयन अलग चीज़ है, कोलाइडी कण अलग चीज़ है। जो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी वही क्या कहलाएगा? कोलाइडी कण कहलाएगा। जो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी वही क्या कहलाएगा? कोलाइडी कण कहलाएगा। जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होंगे, जो अर्थात जो कोलाइडी कण होंगे, वो पार्चमेंट या फिल्टर पेपर द्वारा निकल जाते हैं। ये बात बोल रहा है, समझ रहे हैं? कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली से धीरे धीरे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? धीरे धीरे निकलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोलाइडी कण धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं। कोलाइडी कण धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं। और जो हमारा परिक्षेपण माध्यम होता है वो भी आवेशित होता है, ये भी लिख लेना।
परिक्षेपण माध्यम भी आवेशित होता है, परिक्षेपण माध्यम भी आवेशित होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर कोलाइडी कण धनावेशित होगा तो प्रक्षेपण माध्यम ऋणावेशित होगा, कोलाइडी कण ऋणावेशित होगा तो प्रक्षेपण माध्यम धनावेशित होगा। दोनों में एक ही आवेश नहीं होगा कभी कोलाइडी विलयन में, ठीक है। अगर प्रक्षिप्त प्रवस्था आपकी धनावेशित हो रही है तो प्रक्षेपण माध्यम ऋणावेशित होगा। अगर प्रक्षेपण माध्यम धनावेशित तो प्रक्षिप्त प्रवस्था ऋणावेशित होगी। आगे ये बात समझ में आ गई आप लोग? चलो ठीक, चलो ठीक, अगर आ गई समझ में तो ठीक है। अगर आ गई समझ में तो ठीक है। अब हेडिंग डाल लो कोलाइडो का वर्गीकरण, कोलाइडो का वर्गीकरण। डेढ़ सौ वीडियो हो गए चैनल पे, 150 वीडियो हो गए चैनल पे। इतने कम टाइम में इतने वीडियो डाल दिए मैंने। ये वर्गीकरण देख लेते फिर फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, बाकी पढ़ना बहुत कुछ है। समझ आ रही बात? तो लिख लोगे बेटा जी, लिख लोगे बेटा जी। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। एक चार्ट में बना लेता हूँ टेबल, उसके द्वारा हम समझ लेते हैं, ठीक है बेटा जी। आए बच्चों, इसको समझ लेते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी विलयन जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 आपके सामने लिखेंगे, ऐसे ही आपको टेबल बना लेनी है, ऐसे ही आपको लिख लेना है। प्रक्षिप्त प्रवस्था में ठोस, द्रव और गैस होगा। गैस 3 बार क्यों नहीं आती है, इसका कारण मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस हो, प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, तो कोलाइडी विलयन जो बनेगा उसका नाम होगा ठोस सॉल। कौन सा सॉल? ठोस सॉल। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। उदाहरण क्या होते हैं? जैसे मोती, यहाँ पे ठोस दोनों मिल रहे हैं, तो मिश्र धातु भी हो, इसका उदाहरण हो जाएगा। रूबी कांच इसका एग्जाम्पल होते हैं। ये रूबी कांच भी ये यहाँ पे पूछे जाते हैं। ऑप्शन में कोई एक क्वेश्चन देगा, पूछ लेगा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, किस प्रकार का कोलाइडी विलयन, नाम पूछ लेगा। ठोस साल कह देगा, साल कह देगा, एरोसाल कह लेगा, पायस कह लेगा, कुछ भी कह लेगा, ठीक है। नहीं फिर इसमें ये पूछ लेगा प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या है या फिर प्रक्षेपण माध्यम क्या है इसमें, तो कुछ भी दे सकता, ठोस द्रव गैस कुछ भी दे सकता है वो। समझ गए ना कैसे क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अगला अगर प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस है और प्रक्षेपण माध्यम द्रव हो जाए तो उसे साल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल। जैसे कि स्टार्च प्रोटीन का जलीय विलयन, स्टार्च प्रोटीन ठोस होते हैं, इन्हें पानी में घोल देते हैं तो प्रक्षेपण माध्यम द्रव हो गया पानी, और ये क्या बनाएंगे? सॉल बनाएंगे। जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसे क्या बोलेंगे? हम सॉल बोलेंगे। जब ठोस गैस में मिल जाता है, गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, प्रक्षेपण माध्यम क्या मतलब है? ये ज़्यादा मात्रा में होगा, ये प्रक्षिप्त अवस्था ये कम मात्रा में होंगे, ये भी इसका मतलब है। तो क्या बनता है? एरोसाल। एरोसाल ही बनेगा, एरोसाल ही बनेगा। देख लो यहाँ भी जब प्रक्षेपण माध्यम में गैस है तो यहाँ भी क्या बन रहा है? एरोसाल बन रहा है। बशर्ते शर्त ये है यहाँ पे ठोस गैस मिल रहा है, प्रक्षिप्त अवस्था में ठोस है तो ठोस ही बनाएगा, गैस तो गैस ही रहेगी, ठोस ही बनाएगा। तो यहाँ पे एरोसाल जो बनेगा ठोस एरोसाल बनेगा। बुक में कभी कभी ये भी लिखा रहेगा यहाँ पे ठोस एरोसाल, यहाँ पे लिखा रहेगा द्रव एरोसाल, क्योंकि द्रव मिलेगा गैस में तो द्रव ही बनाएगा वो, ठीक है, द्रव ही दिखेगा, तो द्रव एरोसाल हो सकता है। इसके उदाहरण क्या हो? जैसे धुआं, धूल, ज्वालामुखी का लावा, ज्वालामुखी का धुआं में देखते होगे आप, गैस होती है, हवा गैस ही होती है, हवा होती है बहुत सारी, और कार्बन वगैरह भी उसमें होता है, ठोस पदार्थ। समझ गए? तो उसे क्या क्या बोलते हैं? एरोसाल बोलते हैं। बोले हम द्रव की, जब द्रव होता है प्रक्षिप्त अवस्था में, ठोस हो जाए प्रक्षेपण माध्यम में, तो क्या बनेगा?
जेली जो होती है हमारी, जेली खाई होगी आप सबने, ठीक है। प्रक्षेपण द्रव घोला जाता है ठोस में, समझ गए। तो क्या बनता है, जेल, उसे क्या बोलते हैं, जेल। कोलाइडी विलयन कौन सा होता है, जेल। जैसे पनीर होती है, जैसे हमारा मक्खन होता है, समझ रहे हो, मक्खन पनीर। अब देखो ना, जो वहाँ पे जो ठोस होता है, मक्खन कैसे बनता है, उसे बार बार जब चलाया जाता है ऐसे, तो मक्खन जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, वो घुल जाता है, उसे मिल जाता है पानी में, उसी में मिल जाता है। तो क्या बन जाता है, क्या, द्रव को ठोस में घोला गया, वहाँ पे पानी उसमें डाल के घोला गया। जैसे पनीर होती है ठोस, प्रक्षेपण माध्यम पनीर में क्या है, ठोस। उसमें क्या, किसकी द्रव की मात्रा होती है उसमें, पनीर को जैसे दबदाबुत द्रव निकलता है ना उसमें से, उसमें द्रव की मात्रा होती है ठोस में, समझ गए। जब द्रव मिलता है तो पायस बनता है। जैसे दूध में जो वसा होती है वो भी द्रव में होती है, और दूध में पानी तो है ही है, ठीक है, तो द्रव हो जाता है। शैम्पू हो जाता है, शैम्पू में द्रव होता है। नील पॉलिश हो जाती है, उसमें भी द्रव होता है, ठीक है। द्रव गैस जब मिलता है तो एरोसॉल बनता है महीने बाद। जैसे बादल में हवा रहती है और पानी तो रहता ही है, हवा ज़्यादा होती है, पानी कम होता है, समझ गए। इसीलिए बादल भगा के, जैसे कोहरा भी इसी का उदाहरण है, कोहरा भी इसी एरोसॉल का उदाहरण है। गैस, कोहरा में भी हवा ज़्यादा रहती है, द्रव की मात्रा कम होती है, समझ गए। अब गैस ठोस मिले तो ठोस फेन बनेगा। फेन मतलब फेना से है, झाग से है। जैसे कि झावा पत्थर, ये कौन सा होता है इसके बारे में मेरे को नहीं पता। अवशोषित गैसें, जब कोई ठोस गैसों को क्या कर ले, अवशोषित कर ले थोड़ा सा, तो क्या कहलाएगा, वो ठोस फेन कहलाएगा। जब गैस द्रव मिलता है तो झाग बनता है, जो हम साबुन से धुलते हैं तो वो उसका उदाहरण हो जाएगा, साबुन का झाग। उसमें गैस होती है, द्रव होता है, द्रव अर्थात पानी होता है, और बाकी उसमें प्रक्षेपित अवस्था में क्या होती है, गैस होती है, जो उसको फुला के रखती है। तो ये उसका उदाहरण हो गया। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और भी इसके टाइप हैं, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और पढ़ते रहो, मन लगाओगे, ठीक है बच्चा लोग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।